मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल हैं आपके? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर, आप मेरी कमेंट नहीं पढ़ते। मेरी होता है कि मेरा होता है? आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करेंगे राइट पिरामिड पे। एक बात बताइए, ये कोई सर्कल है ना, सॉरी स्क्वेयर है। मेरे बच्चों मुझे ये बताइए, इस स्क्वेयर का सेंटर कहाँ होगा? इस स्क्वेयर का सेंटर कहाँ होगा? तो आप कहेंगे सर, सेंटर जो वर्ड है, केंद्र जो शब्द है, वो केवल सर्कुलर चीजों के रूप में इस्तेमाल होता है ना। अगर कोई चीज सर्कुलर शेप में है तो ही उसके केंद्र के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो जब भी आपसे पूछे कि इसका केंद्र कहाँ है, तो केंद्र का मतलब सर्कल की बात होगी। और सर्कल की बात होगी तो चर्चा यूं चलेंगी कि भैया इसके अंदर एक सर्कल तैयार करो जो इसके सारे साइडों को टच करता हो। भाई इसमें होना भी तो चाहिए भैया। हम्म, ये आ गया। तो ये जो सर्कल बना है इसका, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना मेरे बेटे, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही इस फिगर का भी सेंटर बोला जाएगा, है ना। अगर कल को कोई आपसे ये कह दे कि ये कोई रेक्टेंगल है, ये कोई मेरे बेटे रेक्टेंगल है, और आप इस रेक्टेंगल का सर्कल सेंटर निकाल दो, तो सेंटर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये सारी साइडों को तो टच करेगा ही नहीं सर्कल, है ना। बहुत तेज पढ़ाते हैं, धीरे ही पढ़ा रहे बेटे। तो यहां तो आप सेंटर निकाल ही नहीं सकते। यानी जब भी सेंटर की बात होगी किसी भी फिगर में, तो आपको मुझको एक ही बात समझनी है कि सेंटर सर्कल के रेस्पेक्ट में निकलता है। इसका मतलब जिस भी फिगर की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर आप एक सर्कल बनाइए और उस सर्कल का सेंटर निकाल दीजिए। ये क्या था रे? आ रहा है सुबह से? नहीं। तो सेंटर बनेगा, समझे। तो यहां कहानी ये है कि इसको मानना पड़ेगा डिलीट। कहा है, कहें कि सेंटर इसी पे बनेगा। मान लीजिए भैया हम कहें आपको कि हम ई कोई ट्रायंगल बना रहे हैं और मैं बोलूं इस ट्रायंगल का सेंटर बताओ, आप तो निकाल ही नहीं सकते अब सेंटर। भाई अगर ट्रायंगल का सेंटर बोल दिया जाए तो ट्रायंगल का सेंटर कैसे निकाल दोगे? बताओ क्या निकालूं, इसका क्या होगा सेंटर? तो जब भी सेंटर की बात हो रही हो तो इसका मतलब इसके अंदर कोई सर्कल डालना होगा, और इसके अंदर सर्कल डालोगे तो जो सर्कल का सेंटर होगा ना, दैट इज द सेंटर ऑफ दैट फिगर। दैट इज द सेंटर ऑफ दैट फिगर, है ना। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? डू यू एग्री विद माई पॉइंट, और आर यू एग्री विद माई पॉइंट? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जल्दी काहे कर रहे हैं मुलायम भाई? इसमें क्या जल्दी कर दी, बता दे तू। हद है यार, जल्दी कर रहे हैं। नंबर एक टाइप के लोंडे हो तुम। तो अब हम बात कर रहे हैं राइट पिरामिड की। तो हमें अपनी चर्चा करनी है राइट पिरामिड में किसी भी पिरामिड के वॉल्यूम की। और बड़े ध्यान से समझना, एक ही बार समझाएंगे। जैसे आप कहते हैं आयतन, आयतन एक होगा जी लेटरल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया, हिंदी में कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक होगा टोटल सरफेस एरिया।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ है ना, क्या आप मेरी बात समझ पाए? आइए तो अब हम राइट पिरामिड पे बात करते हैं। कोई राइट पिरामिड बना लेते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों एक राइट पिरामिड मैंने बनाया। उम्मीद है आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, बड़ी चीज कुछ नहीं है, इसे समझने का प्रयास करेंगे तो काम हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों एक राइट पिरामिड बनाया। राइट पिरामिड का मतलब होता है कि जो उसकी नोक है, उस नोक से सेंटर पे जो पॉइंट गिरेगा वो 90 डिग्री बनाना चाहिए, तो वो राइट एंगल ना राइट पिरामिड है, अदरवाइज नहीं। मतलब ये हुआ मेरे बेटे कि अगर मैं सेंटर, इसका सेंटर निकालो पहले तो, इसका सेंटर निकालो। अब इसका सेंटर कैसे निकलेगा भैया? तो इस बात का ध्यान दीजिए कि इसका सेंटर होगा इसके अंदर जो सर्कल बन रहा होगा। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है ना, 3D फिगर आप जानते हैं भाई, बोर्ड पे बना नहीं सकते तो दिखाने के लिए थोड़ा बहुत चेंजेस करके दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, इसके अंदर एक सर्कल बनाना होगा। तो जब आप इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे तभी तो सेंटर निकाल पाएंगे, है ना। तो एक सर्कल बना लेते हैं। इस तरह से सर्कल बनेगा मेरे बेटे। हाँ है ना, इसके अंदर एक सर्कल बनेगा, पक्की बात है। इसके अंदर बनेगा एक सर्कल, ध्यान से समझिए। अब सर्कल का सेंटर होगा, अब यहां सर्कल का सेंटर होगा। लेट्स से दिस वन इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का सेंटर होगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे इस वाली फिगर में हम बात कर रहे थे, यहाँ सर्कल का सेंटर होगा और आप जानते हैं ये सर्कल की एक किस्म से टेंजेंट होगी, तो सेंटर से टेंजेंट पॉइंट को मिलाएंगे, ये भी हमेशा 90 डिग्री ही बनाता है। तो मेरे बेटे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सेंटर, इस वाले वर्टेक्स से जब सेंटर को मिलाओगे ना तो ये हमेशा 90 बनाएगा। कहां पे 90 बनाएगा जी? ये इस बेस पे 90 डिग्री बनाएगा, ये इस पे, यानी यहां ये 90 डिग्री बनाएगा मेरे बच्चे। यहां मेरे प्यारे बच्चों क्या बनाएगा? 90 डिग्री। और जो ये कोनिकल पॉइंट से जो इस केंद्र पे जो वैल्यू डाली आपने, ये इसकी कहलाएगी हाइट, HEIGHT,
हाइट, ऊंचाई। बहुत ध्यान से सारी बातों को समझ लेना है। यहां इसकी ये कहलाएगी ऊंचाई। ठीक है जी। दूसरी बात, ये वाली जो साइड है, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये सारे जो दीवारें हैं, ये जो कोने कोने से दीवारें निकली, मतलब इस कोने से निकली, इस कोने से निकली, इस कोने से निकली, इस कोने से निकली, जो ये कोने कोने से लेटरल, मतलब जो ऊपर जाके कोने पे मिली है, कोनिकल पॉइंट पे, ये कहलाती है क्या? इसे हम कहते हैं लेटरल एज। लेटरल एज, EDGE, लेटरल एज, तिर्यक किनारा। तिर्यक किनारा, नारा, तिर्यक किनारा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तिर्यक किनारा कहते हैं। हाँ है ना, क्या कहते हैं जी? तिर्यक किनारा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आइए एक और मेन पॉइंट पे, ये बहुत ही गहरी बात होगी। ये जहां पे ये टकरा रही है, यानी इस बिंदु पे, इस बिंदु पे जहां ये सर्कल टकरा रहा होगा इसको, यानी इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट से कोनिकल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कहलाएगी लेटरल हाइट। यानी ये वाली जो वैल्यू होगी इस पॉइंट को मिलाने वाली, मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाएगी आपकी लेटरल हाइट। लेटरल हाइट, तिर्यक ऊंचाई। इसे हम कहेंगे मेरे बच्चों तिर्यक ऊंचाई। इसे हम क्या कहेंगे जी? तिर्यक ऊंचाई। और मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे जो डिनोट करेंगे वो L से डिनोट करेंगे। हम इसे जो डिनोट करेंगे मेरे शेरों, किससे डिनोट करेंगे? L से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे जी? L से डिनोट करते हैं। हाइट को हम H से डिनोट करते हैं। और ये क्या है जी? इन सर्कल रेडियस। इन सर्कल रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या। की त्रिज्या। तो यहां एक संबंध देख रहे होंगे आप, इस वाले पे, कि ये जो ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है मेरे दोस्तों, यहां पे राइट एंगल। हाँ है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हाइपोटेन्यूस L है, ये वाली साइड L है, ये वाली साइड H है, और ये वाली साइड R। यानी आप ये कह देंगे कि L स्क्वेयर, मान जा बेटा, इज इक्वल टू H स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। एक बार इतनी बात को और समझे। सर्कम सर्कल क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि जो लेटरल हाइट बोली जाती है ना, वो इस कोने से इसको नहीं बोलते, इस कोने से इसको जो बोलते हैं वो तो लेटरल एज बोलते हैं। अगर आप सर्कम सर्कल निकाल देंगे ना यहां से, यानी ऐसे सर्कम सर्कल निकाल देंगे, तो सर्कम सर्कल तो यहां टकराएगा, और इससे इसको तो हम लेटरल एज बोलते हैं। तो लेटरल हाइट निकलेगी ही नहीं, क्योंकि लेटरल हाइट होती इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। समझ गए? इसलिए सर्कम सर्कल नहीं लेते। अब सावधानी से आप इन बातों को समझिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, स्लेंट हाइट कह लीजिए, लेटरल हाइट कह लीजिए। लेटरल का मतलब होता है तिरछा, स्लेंट का मतलब भी होता है तिरछा। आप इसे स्लेंट हाइट कह लीजिए मेरे बच्चे। अगर आपने आज तक स्लेंट हाइट पढ़ी हुई, स्लेंट हाइट कह लीजिए। L से डिनोट करते हैं। फिर इसे स्लेंट एज बोल दीजिए। उसे लेटरल हाइट बोलेंगे तो उसे लेटरल एज बोल देंगे। आराम से 1 मिनट तक इस फिगर को देखिए, क्योंकि जो बनेगा इस फिगर से ही बनेगा।
अनुप्रिया कह रही बेटा 2D और 3D फिगर में क्या अंतर है? बेटा 2D में सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है, 3D में ऊंचाई भी आ जाती है। 2D को आप बना सकते हैं बोर्ड पे, 3D को बना नहीं सकते, जैसे मैं यहाँ बना नहीं पाया, लेकिन वही वाली जुगाड़ करके समझाने का एक तरीका बताया। 3D तो मतलब वही जिसके सारे एस्पेक्ट आपको दिखे। जी रचित जी, शाम को क्लास रहेगी। मैंने आपको कहा कि दिवाली की छुट्टी दे दूंगा आप लोगों को। आइए दोस्तों, अब आगे विशेष रूप से मेरी बात को समझिएगा। अब मैं नाम वाम सारे हटाऊंगा यहां से, ठीक है, क्योंकि अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। देयर इज नो नीड टू गिव यू द नेम ऑफ दीज थिंग्स। ये इन सर्कल रेडियस है, ये एच है, ये एल। अब ध्यान से मेरी बात को देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसका भाई सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि भाई जितनी दीवारें हैं सर, उन सारी दीवारों का एरिया लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, सारी दीवारों का एरिया लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, भाई मान जा। अब यहां जी इतनी बात पे मतलब ये जितनी दीवारें बन रही हैं, इन सारी दीवारों का जो एरिया होगा मेरे बच्चे, वो होगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ये एक दीवार है। ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, ये एक दीवार है। और ऐसी ही कुल मिला के कितनी दीवारें होंगी? 4 दीवारें होंगी। एक ये दीवार है, ऐसे ही मेरे बच्चों एक ये दीवार आएगी, एक ये दीवार हो, अच्छा ये भी तो बच गई, एक ये दीवार होगी मेरे बच्चों। ऐसे ये 4 दीवारें बनेंगी। ऐसे ही मेरे बच्चे कितनी दीवारें बनेंगी? 4 दीवारें बनेंगी। तो इन चारों दीवारों का जो एरिया होगा, वही तो मेरे प्यारे बच्चों आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा, हाँ है ना। तो बड़ा सवाल ये है कि हम इन चारों दीवारों का एरिया कैसे निकालें। भाई लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या समझाया था कि जितनी भी दीवारें, उन सब दीवारों का एरिया। तो यहां दीवारें कितनी है? 1 2, इसके पीछे 3, उसके पीछे 4, 4 दीवारें। इन चारों दीवारों का एरिया आपका लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। कैसे निकालें इस एरिया को? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा।
मैं इस वाली लाइन को, इस वाली ट्रायंगल को यहां गिरा लेता हूं पूरा। मैंने क्या किया कि इसी वाली दीवार को यहां से उठा के यहां डाल दी। अब मेरे बच्चे, आप अच्छे जानते हैं कि ये जो लेंथ है ये ए है, ये वाली लेंथ ए है भाई, स्क्वेयर ही तो है बेस में, तो ये भी ए होगी, ये लेंथ भी ए होगी, ये लेंथ भी ए होगी, ये वाली लेंथ भी ए होगी। तो मुझे इस वाली दीवार का एरिया निकालना है, तो कैसे निकाले? ट्रायंगल बनी, तो इस ट्रायंगल का बेस तो हो गया मेरे बच्चे ए, बेस हो गया ए, बेस क्या हो गया मेरे बच्चे? ए। हाँ है ना, पक्का ना? या मैं इसको कैसे समझाऊं? बस भाई देखो, समय थोड़ा जरूर लगेगा, बाकी आप नाराज ना हो ना। चीज एक बार बढ़िया से समझ लेंगे ना तो लाइफ लॉन्ग समस्या ही खत्म हो जाएगी हमारी। कर ही लेते हैं प्रयास। ये रेड कलर वाली ट्रायंगल है मेरे बच्चे, हाँ है ना? इस रेड कलर वाली ट्रायंगल का ही तो एरिया हमको चाहिए था भाई। जो ये रेड कलर वाली ट्रायंगल है, ये वाली, इसी का तो मेरे बेटे एरिया हमको चाहिए, क्योंकि यही तो एक दीवार बन रही है, हाँ है ना? तो अगर ये एक दीवार बन रही है तो इस दीवार का ही तो एरिया हमको चाहिए। तो इस दीवार का एरिया कैसे निकाला जाए? अब गौर से देखिए, इसी दीवार को मैं सीधा करके खड़ा करता हूं यहाँ पे। अब ये बन के टेढ़ी, अब ये हो गई सीधी। अब ये दीवार कैसे बन गई जी? सीधी बन गई, हाँ है ना? अब इस दीवार का एरिया मुझे चाहिए, तो बेस तो मुझे पता है ए है, क्योंकि इसका बेस कितना था? ए, हाँ है ना? ऐसे इस वाली ट्रायंगल को आप बनाते तो भी यही चीज आनी थी उसके साथ, पीछे वाली को बनाए, इधर को बनाए, सभी में ये कहानी आनी थी। तो भैया बेस तो हो गया ए, हाँ है ना? अब हाइट चाहिए एरिया के लिए, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस हो गया ए, हाइट क्या चाहिए? अब हाइट क्या हो? तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर आप समझदार हैं तो आप जिस बात को जानेंगे क्या, कि यहां से इस सर्कल जहां मिल रहा है, इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये मेरी कहलाएगी लेटरल हाइट, ये मेरी कहलाएगी लेटरल हाइट, और ये इसके ऊपर 90 बनाएगी। इसका मतलब यहां से जो पॉइंट आ रहा होगा इसके ऊपर, जहां ये सर्कल टच कर रहा होगा, वो पॉइंट इसके ऊपर 90 बनेगा, और ये हो जाएगी आपकी एल, लेटरल हाइट या स्लेंट हाइट जिसे आप कहते हैं। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया सर ए, और हाइट हो गई एल। तो ये बना एक दीवार का एरिया। अब ऐसी कितनी दीवारें? 1 2 3 4, 4 दीवारें, इंटू कर देते हैं 4, तो आएगा लेटरल सरफेस एरिया। अब इसको तरीके से लिखूं तो हाफ इंटू 4 को ए के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं 4a इंटू एल। देखो एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, हाफ एक अलग सेपरेट पोर्शन हो गया, और 4a का मतलब क्या हो गया? ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, यानी इस बेस का पेरीमीटर अगर हम निकालें तो ए ए ए ए, 4a बनेगा, हाँ है ना? तो ये हो गया आपका बेस पेरीमीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक नया फार्मूला निकला लेटरल सरफेस एरिया का, क्या? हाफ इंटू बेस पेरीमीटर, हाफ इंटू बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू इंटू स्लांट हाइट। इंटू स्लांट हाइट यानी 1/2 गुना आधार परिमाप गुना तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक कह लो, तिरछी कह लो, बात एक ही है ना? तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा मेरे बच्चे, वो होगा हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट। क्लियर है? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं।
अब आते हैं जी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है जी? लेटरल सरफेस एरिया प्लस बाकी जो हिस्से बच गए, यानी सारी दीवारों का तो एरिया निकाल लिया, फिर बेस एरिया प्लस टॉप एरिया। लेकिन यहाँ टॉप में तो कुछ है ही नहीं, कोनिकल कोन है यानी कि एक पॉइंट है, तो बेस एरिया और ले लेंगे, तो बेस का एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा ना? टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों बेस एरिया, ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। एक बार इस बात को समझो, कोई दिक्कत है तो बताइए। कति धीरे चल रहे हैं, जो भाई कह रहा था बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हो, गलत फहमी का शिकार हैं आप, जल्दी नहीं भाग रहे हैं हम। आइए मेरे बच्चे, अब हम आते वॉल्यूम पे। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? प्रिज्म। ये है प्रिज्म। और प्रिज्म के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है जी? बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, आधार क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अगर मैं इसी के अंदर एक पिरामिड बना दूं, इसी के अंदर मैं एक पिरामिड बना दूं, कैसे समझिए? ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसके अंदर एक बना दिया है क्या?
पिरामिड। ये जो दूसरे डिफरेंट कलर का दिख रहा है ये क्या बना दिया, पिरामिड। तो कुल मिला के कहानी ये होती है, और ये प्रैक्टिकल कहानी है, आपको बहुत ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना है, सिर्फ मोटी मोटी बात समझ लेनी है कि जो इसके अंदर पिरामिड बना है इसका वॉल्यूम पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम का, यानी पूरे प्रिज्म के वॉल्यूम का, इस पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा वो मेरे बच्चे पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 होगा। क्या होगा जी, 1/3, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 होगा, यानी जितना पानी इस पूरे सिलेंडर में आएगा ना उसका 1/3 पानी इस कोन में आएगा। हाँ है ना, जितना पानी इस पूरे बेलन में आएगा उसका 1/3 पानी इस कोन में आएगा, शंकु में आएगा। हाँ है ना, या इसको और दूसरे नजरिए से आप ऐसे बांट सकते हैं कि भैया जितना वॉल्यूम इसका है जितना वॉल्यूम इसका है, इस वाली फिगर का, जितना वॉल्यूम इस रेड वाली फिगर का है उससे डबल वॉल्यूम इस रिमेनिंग पोर्शन का। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेसिकली आपको यहां पे क्या, कि अगर इस रेड वाले का एरिया 1 यूनिट है तो इस येलो वाले पोर्शन का मिला के जो एरिया बनेगा वो 2 यूनिट बनेगा ना, वॉल्यूम जो बनेगा। यानी इस रेड वाले पोर्शन का वॉल्यूम अगर 1 यूनिट है तो इसका वॉल्यूम 2 यूनिट होगा। इसीलिए कहते हैं कि कोन का जो वॉल्यूम है वो पूरे बेलन के वॉल्यूम का 1/3 होता है, क्योंकि पूरा 2 और 1 3 बना। अब 3 में ये हिस्सा कितना भाई, पूरा 3 बना, तो 3 में ये हिस्सा 1, तो 1/3 बोला जाता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, तो ये प्रैक्टिकल चीज है, ऐसा होता नहीं, ऐसा ही प्रैक्टिकल है। जैसे हम कहें कि भाई 30 डिग्री जब हम बनाते हैं ये वाला एंगल, तो 30 डिग्री के केस में ये 1 और ये √3 ही क्यों होता है, ये दो, ये ऐसा क्यों होता है? अरे मेरे भाई ये ऐसा होता है इसीलिए ये 30 डिग्री बनता है, इसीलिए उसका नाम 30 डिग्री रखा हुआ। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, समझ गए, इसका कोई लॉजिक मेरे पास अभी नहीं है। तो हम कहेंगे ये होगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट समझा सकता हूं, लेकिन मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना, इसी के इक्वल ले चलना है इस चीज को, और लेके ऊपर तक लेके चले जाना, और यहाँ एक क्यूबॉइड बना डालना है, और क्यूबॉइड बना के फिर जो बाकी पोर्शन बचेंगे उनका अलग अलग एरिया निकाल के दिखा देना है। वो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, और यहाँ 2D में उसको समझा पाना भी बड़ा भारी काम होगा। तो 3 चीजें आपको समझाई, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। इस रिलेशन को ध्यान रखना, L² इक्वल टू H² प्लस R² होता है। पढ़ें जी सवाल को, करिए मेरे बच्चे। अच्छा गो
किसी पिरामिड का आयतन ज्ञात करो जिसका आधा वर्ग इतने भुजा वाला एक सेट होगा और पिरामिड की ऊंचाई इतनी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा आपको। कह रहा है जी वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम क्या होता है इस बात को समझिए। वॉल्यूम होता है मेरे बच्चे 1/3 इंटू बेस एरिया, आधार क्षेत्रफल, इंटू हाइट। 1/3 कहता है जी बेस है एक रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है 3√3/2 ए क्या है जी साइड, साइड कितनी है जी 2√3 इसका स्क्वायर, इंटू हाइट, हाइट कितनी है जी 15, तो √3/2, 2√3 का और 2 का वर्ग 4, √3 का और 3 गुना 15, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 15 6 90√3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा 90√3। इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 90√3। करिए जी। इस बार पीएनजी अच्छी बनाइए, बढ़िया बढ़िया मोटे अक्षर में। कहता है किसी पिरामिड का आयतन ज्ञात करो जिसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब 1/3 बेस एरिया, बेस क्या है जी स्क्वायर है। कहा है ना कि जो पिरामिड बन रहा है उसका आधार एक वर्ग है और वर्ग की भुजा कितनी है जी 6 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 6 का वर्ग 36 सेंटीमीटर इंटू हाइट। जी हाइट दे नहीं रखी। अब मैंने आपको ये भी बताया कि भाई पिरामिड में ये एक सूत्र बनता है कि L² बराबर होगा H² प्लस R²। R का मतलब है इन सर्कल रेडियस, R मीन्स इन सर्कल रेडियस। तो एक बात बताओ, इसकी इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो आप जानते हैं स्फीयर के इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो पूरा इसका डायमीटर 6 होगा तो रेडियस आ जाएगी 3, तो ये 3 का वर्ग जमा H²। लेटरल हाइट कितनी दे रखी है जी, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है जी 5,
तो लेटरल हाइट है जी 5 का स्क्वायर। यहाँ से h निकालोगे, वैसे आपको याद भी है 3 4 5 ट्रिपलेट, ना हो तो सोल्व कर लो, तो h की वैल्यू आएगी 4। तो हाइट मेरे बच्चे 4 आ गई, तो वॉल्यूम चाहिए। तो 3 से काटोगे 12, 12 3 36, 12 चौक 48 क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर है सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में आता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। कह रहा है जी इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया से पहले लेटरल सरफेस एरिया बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये रहता है मेरे बच्चे हाफ इंटू बेस पेरीमीटर इंटू स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट 1/2 गुना आधार परिमाप गुना त्रिज्या ऊंचाई। तो देखिए मेरे बच्चे 1/2 आधार परिमाप, जो हम पिरामिड बना रहे हैं उस वो एक स्क्वायर बेस्ड है, यानी वो जो बना हुआ है वो एक वर्ग पे बना हुआ है, और वर्ग की भुजा है 16। तो परिमापों का 16 16 16 16 यानी 64। भाई सारी भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है 64 इंटू 64, ना सॉरी इंटू स्लेंट हाइट। अब कह रहे हैं इसकी हाइट है 15। तो मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है एल स्क्र इक्वल टू एच स्क्र प्लस आर स्क्र। अब हम जानते हैं आर निकालेंगे तो स्क्र की इन सर्कल रेडियस जानते ही हम क्या होती है जी, भाई डायमीटर 16 ही हो जाएगा, तो a/2 होती है यानी 8 होगी। तो ये 8 का वर्ग जमा हाइट उसने दे रखी है 15। तो कह रहा है जी लेटरल हाइट होता है, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो एल की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 17। डू यू एग्री विद इट और नॉट? इज दैट क्वाइट ओके? सो स्लेंट हाइट इज 17। 32 32 से गुना करेंगे, 17 दूनी 34, 17 ते 51 और 3 54, यानी लेटरल सरफेस एरिया जो है मेरे बच्चे वो है 544, है ना, 544 वर्ग सेंटीमीटर। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब मेरे शेरों बेस क्या है? तो आप कहेंगे जी लेटरल सरफेस एरिया है 544, बहुत सुंदर जी। बेस क्या है जी? स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? बेस तो स्क्वायर है ना, तो 16 का वर्ग 256, 16 का वर्ग लिख लो स्क्वायर का एरिया। जोड़ोगे 6 4 10, 5 4 9 1 10, 5 2 7 1 8, 800, बहुत सुंदर। 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे एरिया हमेशा स्क्वायर में, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकलते जा रहे हैं ना, क्योंकि हमने वो चीज समझ ली, टाइम दे दिया हुआ। करिए
आइए मेरे बच्चे, कहता है किसी पिरामिड का आधार 6√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक षटभुज। कहता है पिरामिड का आधार इतने भुजा वाला षटभुज, ऊंचाई इतना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो मेरे बेटे पहले निकालना होगा लेटरल सरफेस एरिया। ये होगा हाफ इंटू बेस पेरीमीटर, आधार परिमाप इंटू स्लैंट हाइट एल, तो हाफ इंटू बेस पेरीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है जी जो पिरामिड बना हुआ है वो रेगुलर हेक्सागन पे बना हुआ है। हेक्सागन की साइड उसने दे रखी है 6√3 सेंटीमीटर, तो हेक्सागन की साइड है मेरे बच्चे 6√3 सेंटीमीटर। तो बेस पेरीमीटर क्या होगा भाई, सारी भुजाओं का जोड़। एक साइड 6√3 है और साइडें कितनी है 6, तो गुना करेंगे तो 36√3 आएगा बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सर्कल रेडियस क्या होती है हेक्सागन में। अब बात यह है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, ये डिपेंड करता है। मैंने लिखवा रखी है आपको इन सर्कल भी और सर्कम सर्कल भी बताया था। इसकी इन सर्कल रेडियस होती है √3/2a, √3/2a। किसी भी समषष्टभुज त्रिभुज समषष्टभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या √3/2a होती है। इन सर्कल रेडियस और फिर रेगुलर हेक्सागन। तो ए की वैल्यू है मेरे बच्चों 6√3, तो 2×3 = 6, √3 को √3 से क्या 3, 3×3 = 9, तो इन सर्कल रेडियस आ गई 9, 9 का वर्ग जमा हाइट। हाइट उसने दे रखी है जी 12, तो 12 का वर्ग एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, 12, 15, तो स्लैंट हाइट आएगी मेरे बच्चे 15, स्लैंट हाइट आएगी 15। 18, 15, 18, 270, √3 आया लेटरल सरफेस एरिया। अब आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होता है जी, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो मेरे बच्चे लेटरल सरफेस एरिया आया 270√3 और बेस एरिया आया क्या 3√3/2 ए स्क्वायर। ए क्या है 6√3, ए क्या है मेरे बच्चों 6√3 का। अरे हाँ है ना, बेस क्या है 6√3। 6 का और 36, √3 का और 3, 2 से काटेंगे 18, 18 3 54, 54 3 आ जाएगा 162√3। जोड़ेंगे तो आंसर आएगा कितना 2, 7 और 6 13, 2 और 1 3 1 432√3। यह आएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। यही है मेरे बच्चों। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझिए, जल्दबाजी ना करें।
आइए जी, एक बच्चा कह रहा है जी शंकु को पिरामिड कह सकते हैं, बताएंगे बेटा। बेसिकली प्रिज्म और पिरामिड की एक और डेफिनेशन है। कुछ मैथमेटिशियन बोलते हैं कि कर्व नहीं आना चाहिए, उसके बेस पे कर्व नहीं आना चाहिए, कोने होने चाहिए। इसीलिए सिलेंडर को बहुत सारे मैथमेटिशियन प्रिज्म नहीं कहते क्योंकि उसका बेस कर्व है यानी गोल है, और कोन को पिरामिड नहीं कहते क्योंकि उसका बेस कर्व है। ठीक है, वो कहते हैं जी नहीं ये अलग ही फिगर है, लेकिन टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप किसी पार्टी में गए और उन्होंने कहा कि भाई सारे वही आएंगे जो 6 फीट हाइट के होंगे, बोले कोई लॉजिक लॉजिक नहीं, बोला वैसे ही 6 फीट हाइट के होने चाहिए। तो भैया बस ऐसे ही है। आइए, कहते हैं किसी पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समष्ट भुज है, तेरी मोहब्बत में, यानी साइड है 10 सेंटीमीटर भैया। तो भैया जी एक बात बताओ, इस बार स्लेंट हाइट नहीं दे रखी, ध्यान देना, स्लेंट एज दिया हुआ है। कहता है जी स्लेंट एज है 12 सेंटीमीटर, स्लेंट एज है 12 सेंटीमीटर। बहुत समझने की बात है। तो बताओ भैया क्या किया जाए। देखिए यार, भैया बनाते फिर अगले पेज पे। थ्री में तो ऐसे दिखाना पड़ेगा ना यार। ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों एक प्रिज्म, यहाँ पे ये बनेगा ना, सॉरी पिरामिड बनेगा ये। थोड़ा महसूस करना, बाकी तो क्या बताएं तुम्हें। कलर चेंज करना चाहो तो कर दे रहे हैं भैया जी। ये कलर चेंज कर दिए पीछे वाली लाइनों को दिखाने के लिए, हाँ ना भैया जी। अब शायद आप बेटर समझ पा रहे होंगे इस फिगर को। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, होगा क्या, अब बहुत गेम होगा। इस बार वो सवाल में क्या दे रहा है, सवाल में दे रहा है आपको लेटरल एज। ध्यान देना, कहता है जी जो ये हेक्सागन है इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, लेकिन स्लेंट एज जो है वो 12 सेंटीमीटर है। स्लेंट एज जानते हो कौन सा हुआ दोस्त, ये वाला हुआ स्लेंट एज 12 सेंटीमीटर। दिस वन, दिस लाइन इज स्लेंट एज, ये लाइन भी स्लेंट एज है, ये लाइन भी स्लेंट एज है, ये भी स्लेंट एज है, ये भी स्लेंट एज है, ये भी स्लेंट एज। यानी जो कोनों से निकल गए ना, जो इन कोनों से होके गए वो सारे स्लेंट एज कहलाते हैं। वो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं, स्लेंट एज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तिर्यक किनारे कहलाते हैं। हाँ है ना, तो ये सारे स्लेंट एज कहलाए। अब आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। आई एम जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इसके अंदर अगर एक इन सर्कल बना दूं,
जो सारी साइडों को टच करता हुआ जाता हो। 3D फिगर है तो ऐसा ही दिखेगा, हाँ है ना। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है देखने में। फिर क्या होगा कि मेरे बच्चे ये है 12 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी है 12 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी है 12 सेंटीमीटर। अगर मैं इस ट्रेंगल की बात कर लूं, केवल इस ट्रेंगल की बात करूं मैं, इस ट्रेंगल की बात कर लूं, और मेरे बच्चे इस ट्रेंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो बड़े ध्यान से मेरी बात देखना। अगर इसको मैं सीधा भी कर दूं ऐसे, और फिर लाइन की थिकनेस को घटा दें, फिर लाइन की थिकनेस घटा दें यहां पे, तो एक बात बताइए बेटे, ये 12 सेंटीमीटर था, ये भी 12 सेंटीमीटर था। अगर ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हो गई तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई? आप कहेंगे सर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बन गई। और अगर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बन गई मेरे बेटे, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो दो साइडें इक्वल होती हैं उनके कॉमन वर्टेक्स से अगर सामने वाली साइड पे अल्टीट्यूड खींच दिया जाए, क्या खींच दिया जाए? अल्टीट्यूड, तो वो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। सामने वाली साइड को मेरे बेटे दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो ये लेंथ कितनी थी? 10, तो 10 थी, तो ये लेंथ कितनी आई? 5। अब ये 5 है, ये 12 है, तो ये लेंथ कितनी होगी? आप बताइए। ये 12 है, ये 5 है, तो ये साइड क्या होगी? आप कहेंगे तो ट्रायंगल बन गई ये वाली, कि सर ये 12 है, ये 5 है, ये क्या होगी? तो भैया आप कहेंगे सर लाइट एंगल टेलेंगल लगा देते, तो 12 का वर्ग 144 माइनस 5 का वर्ग 149 से, तो घटाओगे भाई 144 49 घटाओगे, शायद आए रूट, क्या है 144 में 49 गया भाई, 14 में 9 गया 5, 95 आया ना, 9 और 5 14, 95 आया, है ना। भाई तेरा हराम खोरो तब आता जब यहां तेरा होता। ये सबसे बड़ी साइड 12, ये 5, ट्रिपलेट लगाते वक्त कान खोल के रखा करो, चरस मत पी के बैठा करो। अच्छा अच्छा, 5 का 25, ये ठीक है, ये हम जानबूझ के गलती किए थे, टेस्ट ले रहे थे तुम्हारा। तो 5 का और 25, 144 में 25 क्या आया? कितना? 119, 9 और 5 14, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। रूट 119 ही आया ना। 144 से 25 घटाओगे, बताओ क्या आया? बताओ भाई। 119। भाई मैंने पिया नहीं है चरस, हराम खोरो, मैं तो टेस्ट ले रहा था तुम्हारा, तुमने चरस पी रखा है। तो ये आया रूट 119, हाँ है ना, ये आया मेरे भाई रूट 119। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ आ गई ना मेरे बेटे, ये वाली लेंथ है रूट 119, पक्का। अब इस वाली ट्रायंगल को दोबारा लाते हैं और दोबारा बेड़ा डालते हैं इस पे, इस वाली ट्रायंगल। तो गौर से देखो, यही ट्रायंगल यहां थी, बस यहां मैंने इसको सीधा कर दिया, यही ट्रायंगल यहां है। तो जानते हो इसकी लेटरल हाइट क्या होगी? स्लैंट हाइट कौन सी लाइन होगी? स्लैंट हाइट होनी है ये वाली लाइन, यानी जो यहां 90 डिग्री बनाएगी, ये इसकी कहलाएगी स्लैंट हाइट। क्या कहलाएगी मेरे बच्चे? इसकी स्लैंट हाइट। क्या कहलाएगी? स्लैंट हाइट। तो दोस्तों इसकी स्लैंट हाइट होगी रूट 119, इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी मेरे बच्चे रूट 119, है ना। रूट 119, 129 नहीं आया भाई, घटा लेते हैं, आजा हासिल से हासिल घटवाता हूँ तेरी। 14 में से 5 गया 9, एक हासिल चलेगी तो 3, 3 में 2 गया 1, 1 119 ही तो आ रहा है। तो ये बचा मेरे बच्चों, इसकी जो लेटरल हाइट बनी ये बनी रूट 119। बहुत समझने का। अब आ जाइए, अब आप अच्छे से जानते हैं एल की वैल्यू आ गई रूट 119। हमसे पूछा क्या है? आयतन बताइए।
तो आयतन के लिए जरूरी है क्या? वॉल्यूम होता है जी 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ध्यान रहे लेटरल हाइट नहीं, हाइट। अब मेरे बच्चे हेक्सागन है तो 1/3 इंटू बेस एरिया। हेक्सागन का बेस एरिया होता है 3√3/2 ए स्क्वायर। ए क्या है जी 10 का वर्ग। अब मेरे सिरों आपको चाहिए हाइट, तो क्या करें हाइट के लिए? तो फार्मूला लिखवाए थे आपको, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एल की वैल्यू √119, तो √119 का वर्ग 119। एच हमें चाहिए, आर की वैल्यू निकाल ही सकते हैं। इन सर्कल रेडियस इसकी क्या लिखवाए थे, √3/2 है। ए की वैल्यू क्या है 10, तो 2 5 10, 5√3, 5√3 का वर्ग करोगे आर स्क्वायर आएगा 25 3 75, तो ये वैल्यू आएगी 75। तो मेरे बच्चे एच स्क्वायर की वैल्यू जानते हो क्या आएगी, 119 में 75 घटा दो, 25 ये हो गया और 19 ये आ गया 44। तो एच की वैल्यू आएगी √44। यही आ रहा है ना? अबे भाई 10 दे रखी है ना पिरामिड की बेस की साइड, बेस की लेंथ 10 ही तो दे रखी थी। ये यहां पे भी तो 10 ही लिए हो, ये 10 ही तो ले रखी थी यहां पे भी। जो इसकी साइड है ये 10 ही तो ली थी मेरे भाई, सारी जगह 10 ही तो लिए हैं। हाँ है ना? तो यहां कितना है 44, तो ये लिख लेंगे √44। 4 गुना 11 करेंगे तो 2√11 आ गया, 2√11। हाँ है ना? अब हाइट होगी मेरे भाई 2√11 है। क्लियर है? आंसर पे मत जाना। 3 से 3 काटा, 2 से 2 काटा, 10 का वर्ग 100, 100 और 11 थी 33, 100√33 इसका वॉल्यूम आएगा। इस सवाल में गड़बड़ है फिर। ये 12 उसने स्लेंट हाइट देनी है। देखो फिर ये जो स्लेंट एज है ना 12, ये स्लेंट हाइट होगी इसकी 12, क्योंकि इसने आंसर फिर उस हिसाब से दे रखा है। हाइट √59 आएगी क्या? कैसे भाई? देखो यह ना √3/2 है, ठीक है जी। तो ये के लिए 5 5√3, 5 कर 25 थी 75, ठीक है ये बात तो यार। यहां तक तो लेटरल हाइट थी 119। चवालीस ही आ रहा है। कहाँ गड़बड़ आ रही है? और डाटा ही गड़बड़ ले रखा है, स्लैंट टेस्ट दे रहा, लेंगे तब होगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, इसके हिसाब से यही आंसर है। कल एक बार इसी क्वेश्चन को दोबारा उठा लेंगे, देखते हैं डाटा में क्या गड़बड़ दे रखी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन ही गलत है।